ओके, अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है स्पेशलाइज सर्विसेज। यहाँ पे बेसिकली 3 एसेस कवर होते हैं। एक हमारा ऐसे है ऐसे 800 जिसका नाम है स्पेशल कंसिडरेशन फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। दूसरा है हमारा स्पेशल कंसिडरेशंस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड देन लास्ट में हमारा आता है थर्ड ऐसे, दैट इज़ ऐसे नंबर 810 जिसका नाम है इंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हो तो ऑडिट ही रहा है, पर जो ऑडिट हो रहा है ना वो किसी न किसी स्पेशल पर्पस से हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे नाम ही क्या है इसका, तो इसका नाम है स्पेशलाइज सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 800 के साथ। ठीक है, जो बाकी के हमने ऐसे पढ़े, ऐसे 200 से लेके 700 तक का, 720 तक का, वो सारे ऐसेस भी किसके लिए बात करते हैं, ऑडिट के लिए बात करते हैं। तो वो तो यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे, उसके साथ एक्स्ट्रा में एडिशनल आपको ये चीज़ और कंसिडर करने जानी है। अब ये कब कंसिडर करना है, जब आप क्या कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो बने किसके लिए, दैट आर प्रिपेयर्ड एज पर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, मतलब किसी न किसी स्पेशल पर्पस के कारण बने, तो वो चीज़ यहाँ पे कवर हो रही है, दैट इज़ ऐसे 800 के अंदर। हमने अभी तक में पढ़ा है ना कि देखो, जब हम एफआरएफ फॉलो कर रहे होते हैं तो वो जो एफआरएफ हो रहा होता है वो कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, यूज़र्स के लिए बन रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम फ्रेमवर्क डिसाइड कर रहे होते हैं, तो वो कैसे फ्रेमवर्क डिसाइड कर रहे होते हैं, तो वो कर रहे होते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो एफआरएफ का बना डिसाइड करेंगे या जो भी एफआरएफ डिज़ाइन करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, टू दैट स्पेसिफिक यूज़र, जिसके लिए क्या हो रहा है, जिसके लिए ऑडिट हो रहा है उसके लिए। तो इसके लिए ये क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे क्या क्या कवर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स के लिए आप कर रहे हो। ठीक है, क्रेडिटर्स ने बोला कि भाई इस कंपनी का आप क्या करो, कैश के रिसिप्ट और डिस्बर्समेंट का चेकिंग करके बता दो, तो वो हो गया, तो कैश फ्लो का करना हो गया। देन सेकंड हो सकता है कि भाई सेबी वगैरह ने बोला कि उनका रिक्वायरमेंट है कि भाई आप ये रेगुलेटर का कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन चेक करो, तो वो हो सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोन अग्रीमेंट कराना है या प्रोजेक्ट का ग्रांट कराना है, उसके लिए हो सकता है। बैंक करवा सकती है, या कोई दूसरी कंट्री में कुछ रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए हमें क्या करना रह सकता है, हमें स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क फॉलो करना रह सकता है। ठीक है, तो अब जब आप ये करोगे तो क्या करने जाओगे, तो वही अपना जो स्टेप्स में होता है वैसे अपने काम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग की। तो प्लानिंग में क्या रहेगा, प्लानिंग और परफॉर्मिंग के टाइम पे तो सबसे पहले क्या बोला हुआ है, यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल दी रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, जो हमारा ऐसे 200 के हिसाब से बोला गया है। देन उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भाई एंटिटी की क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है। ठीक है, फिर वो देखेगा कि भाई जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो क्या है, उसका क्या उसका इंटरप्रिटेशन करेगा। देन सारे जो भी रेलिवेंट एसेस हैं ऑडिट के लिए जो लग रहे होंगे ये वाली सिचुएशन में, वो लगाने चाहिए। ठीक है, अगर कोई नहीं लग रहा है, यू हैव टू डिपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऐसे, तो आप उधर वहाँ पे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी लगा सकते हो। आप ऐसे 320 लगाने जाओगे, ऐसे जब 320 लगाओगे तो आप जजमेंट लोगे बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक इंटेंडेड यूज़र जिसके लिए आप ये काम करो। हमने पढ़ा है ना मटेरियलिटी जब हम निकाल रहे होते हैं तो हम जनरल पर्पज़ के हिसाब से निकाल रहे होते हैं एज पर 320। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस ही क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक यूज़र के लिए हम कर रहे हैं काम, तो यहाँ पे जब हम मटेरियलिटी निकालेंगे तो दैट मटेरियलिटी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम जो हमने ऐसे 320 के हिसाब से निकाली थी उसके लिए। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड हो सकता है वो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एज वेल एज़ यहाँ पे हम कम्युनिकेशन करने जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेशन यहाँ पे दोस्त चार ऑर्डिनेंस के साथ ही हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसे 260 लग जाएगा। इसके बाद आप ओपिनियन फॉर्म करोगे एज़ पर ऐसे 700। ठीक है, तो एकदम जनरल हमारी जो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, सारे एसेस का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है। ठीक है, इसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, अपना पूरा कंडक्ट करेगा ऑडिट, एंड फिर उसके बाद रिपोर्ट देने जाएगा। तो जब रिपोर्ट देने जाओगे तब आपको रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है, तो आपको लिखना है कि क्या पर्पस था। ठीक है, ये वाले रिपोर्ट का। देन इसके इंटेंडेड यूज़र कौन है, किसके लिए ये करा गया है। और आप ये भी बोलोगे कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो क्या करे, वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाए एज़ पर दी एक्सेप्टेबल एफआरएफ। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करोगे। आप एफआरएफ बता भी सकते हो यहाँ पे आप चाहो तो हमने पढ़े ना 2 तरीके के एफआरएफ होते हैं वही सब। ठीक है, देन उसके बाद एज वेल एज अब यहाँ पे जब ये सब चीज़ लिखोगे तो आप 2 एडिशनल एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे। क्या लिखोगे, आप एक तो अलर्ट करोगे रीडर्स को कि भाई देखो ये हमने एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए हैं, तो मे बी शायद आपको आप जब मेन वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने जाओ, ये वाले पढ़ने जाओ, तो देयर माइट भी चांसेस कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आप क्या करो, ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट
जो बने हैं वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए बने हैं और ये शायद से किसी दूसरे पर्पस के लिए सूटेबल ना हो, ऐसा एक आपको क्या करना है, नोट डालना है। नोट कहाँ पे डालेंगे, तो अदर्स मैटर पैराग्राफ में हम डाल के जा सकते हैं। हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हैं कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट रिपोर्ट है ये फॉर द स्पेसिफिक पर्पस था, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द यूज़ ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अब लिखने जाना है तो लिखने कैसे डाल सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम जब हम रिपोर्ट देंगे तो उसमें पैराग्राफ डाल सकते हैं, जैसे विदाउट मॉडिफाइंग एन ओपिनियन वी ड्रॉ द अटेंशन टू दैट XYZ नोट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब दैट द व्हाट आर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू असिस्ट द कंपनी टू कंप्लाई विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड अबव। ठीक है, फिर एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पर्पस, तो द रिपोर्ट इज इंटेंटेड सोली फॉर X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड एंड विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी अदर पार्टी अदर देन X एंड Y। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन का पॉइंट डाल सकते हैं। ये था हमारा ऐसे 800। ठीक है, जो क्या बात कर रहा था, जो बात कर रहा था स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए किसी ना किसी ने करवाया ऑडिट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और किसी पर्पस के लिए कराया। अब सेकेंड आता है ऐसे 805। ऐसे 805 क्या बोलता है, यहाँ पे आप क्या करो, आप ऑडिट करो, पर जो ऑडिट करो ना वो किसी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करो। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ आता है, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या कि खाली आप कैश फ्लो चेक करो, तो दैट इज सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फिर आप कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को चेक करने जा रहे हो, आप कोई अकाउंट को चेक करने जा रहे हो या किसी आइटम को चेक करने जा रहे हो, अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ पर लगेगा ऐसे 805। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैंने बोला कैश फ्लो, खाली आप कैश फ्लो चेक करने जा रहे हो। एलिमेंट के लिए हमारा हो सकता है ट्रेड रिसीवेबल चेक करना, कैश बैंक का बैलेंस चेक करना, फिर डाउटफुल डेट चेक करना, इन्वेंट्री चेक करना, ये सब एलिमेंट के एग्जांपल हो सकते हैं। खाली इंटेंजिबल एसेट को चेक करने जा रहे हो तो ये अकाउंट का एग्जांपल हो सकता है। और डिसबर्समेंट एज पर शेड्यूल के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है फॉर दी लीज प्रॉपर्टी, वो चेक करने जा रहे हो तो दैट इज़ पर्टिकुलर आइटम ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जिनका आप चेकिंग करोगे, मतलब एक पर्टिकुलर आइटम को चेक करने जा रहे हो, आप पूरे को चेक नहीं करने जा रहे, तो वहाँ पे हमारा लगेगा ऐसे 805। ठीक है, अब आपको एक्सेप्ट करना है, प्लान करना है एंड परफॉर्म करना है ऑडिट, तो उस टाइम पे एज एन ऑडिटर आपका क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी। तो पहला तो ऐसे 200 वो आप कंप्लाई करोगे, क्योंकि उधर बोला हुआ है कि भाई आपको सारे ऐसे कंप्लाई करने हैं तो वो लग जाएगा, एज वेल एज एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना है। ठीक है, अगर जो ऑडिटर है वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसने ऑडिट नहीं किया होगा और वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे आके सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम का क्या करने वाला है, ऑडिट करने वाला है, तो देयर माइट बी सम चांसेस कि उसको उतनी अच्छी नॉलेज ना हो। ठीक है, कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, करने पे मना नहीं है, पर देयर आर चांसेस कि भाई उसको उतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो एंटिटी की, इन्वायरमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की, जैसे जो उस ऑडिटर को जिसने क्या करा हो, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया हो। तो यहाँ पे ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कुछ फर्दर एविडेंसेस लेने पड़ेंगे टू सपोर्ट दी ऑडिट एविडेंस एक्वायर्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब जो है उसके अलावा भी यू नीड टू हैव सम अदर ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि भाई प्रैक्टिकली नहीं है तो फिर वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ और अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेगा। ठीक है, ये हमने बेसिकली इससे बात की। फिर इसके बाद जब आप ऑडिट करने जाओगे, व्हेन यू आर प्लानिंग और परफॉर्मिंग, यू विल यूज़ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन द ऑडिट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पूरे का जब ऑडिट हुआ होगा तो उसमें जो ऑडिट एविडेंसेस आए होंगे तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मे बी चांस है ना कि वो क्या हो सकते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हो सकते हैं इसके लिए। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे मटेरियलिटी डिसाइड करनी है फॉर दैट सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो लोअर हो सकती है देन दी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके बेसिस पे इट विल बी इफेक्ट दी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, ऐसे 210 के हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि आपका फॉर्म एंड कंटेंट, और उसके हिसाब से आप क्या करोगे, रिपोर्ट देने जाओगे। अब यहाँ पे जब आप रिपोर्ट दे रहे होगे तो आपके जितने भी इंगेजमेंट्स हैं, जितने भी आपने ऑडिट किए सिंगल आइटम की, उनके लिए आप क्या करोगे, सबके लिए ओपिनियन अलग से दोगे ऑन ईच एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि देखो आपने जो रिपोर्ट है वो चाहो तो आप साथ में पब्लिश कर सकते हो, मतलब कंप्लीट वाला भी और सिंगल आइटम वाले जो आपने रिपोर्ट्स निकाले वो साथ में कर सकते हो। पर हाँ, रिपोर्ट में डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि भाई कंप्लीट का है ये पर्टिकुलर आइटम के लिए, और वहाँ पे ऐसा अगर नहीं है तो आप मैनेजमेंट से बात करोगे कि भाई वो ठीक करा, और जब वो ठीक होगा तभी उसको इशू करने दोगे। ठीक है, इसके अलावा देखो जो ऑडिटर है ना, अगर उसको कभी अपना ओपिनियन देने ही नहीं जाना, अगर जो मेन रिपोर्ट है ना वो क्या है, वो एडवर्स और डिस्क्लेमर है। ठीक है, मतलब एडवर्स और डिस्क्लेमर कंप्लीट वाला है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो मे बी देयर आर चांसेस कि भाई
ठीक है ही नहीं एंटिटी में कुछ वो वाला हिसाब, तो उसके केस में क्या हो सकता है कि कोई मेजर पोर्शन है जिसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहता है तो आप यहाँ पे अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। पहला पॉइंट तो क्या हो गया, ये हो गया। देन सेकंड, मान के चलो कि वहाँ पे एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है इन दी फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आप ऐसा चाहते हो कि नहीं नहीं यहाँ पे तो अनमॉडिफाइड ही जाना चाहिए क्योंकि मैंने जो चेक किया वो तो ठीक है, मेरा वाला एलिमेंट एकदम ठीक है जो मैं चेक करने गई हूँ। लेट्स से मैंने चेक किया है सिर्फ एक छोटा सा, मान लो कोई, लेट्स से मैंने डेप्रिसिएशन चेक किया, ठीक है, और वो कंप्लीट सेट में तो आ नहीं रहा है, वो मेजर पोर्शन में तो नहीं आ रहा है, तो उसके केस में मैं क्या बोल सकती हूँ, यार मेरा डेप्रिसिएशन तो ठीक है, मैं क्यों ओपिनियन ना दूँ या फिर क्यों अनमॉडिफाइड ओपिनियन ना दूँ। तो फिर आप ऐसा दे सकते हो, बट उसके केस में वो नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। आप साथ में पब्लिश नहीं करोगे रिपोर्ट्स, फिर आप अलग अलग ही देना है, और जो भी आप पोर्शन जिस पे आप दे रहे हो रिपोर्ट, वो मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो बताने जाओगे कि भाई ऐसा है और एक मेन वाला भी है, वो आप बताओगे इन द ईओएम पैराग्राफ और अदर मेटा पैराग्राफ, आप वहाँ पे ये चीज़ें डिस्क्लोज कर दोगे कि भाई एक ऐसा दूसरा रिपोर्ट भी है जिसमें ओपिनियन दिया हुआ है और वो सब, ठीक है। यहाँ पे वो जो ओपिनियन अपने बार बार बोल रहे हैं ना, फ्रेमवर्क, तो समझ लेते हैं। बेसिकली दो तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं, एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेबल फ्रेमवर्क वाला, ठीक है। तो आप फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लाइंस फ्रेमवर्क होता है दूसरा, ठीक है। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन, वो कब बोलते हैं, जब सब कुछ ठीक हो, ठीक है, सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में सब कुछ ठीक हो और आप वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा हो, उसको बोलते हैं फेयर प्रेजेंटेशन। और कंप्लाइंस फ्रेमवर्क वर्ड कब यूज़ कर रहे होते हैं, जब अपने ने जो भी काम किया हुआ है वो एज़ पर FRF ही किया है, तो ठीक है, सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में और वैसे ही हमने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे कब डिसाइड करें कि हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कब हमें ये बोलना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आपको ये देख लेना है कि भाई कोई भी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, मतलब कि वहाँ पे बोला हुआ है कि आप वो कर ही नहीं सकते और आप फिर भी ये वाला करने जा रहे हो, तो वो देख लोगे। और दूसरा आप ये देखोगे कि भाई उस फ्रेमवर्क में जितने भी रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल करना है, आपने सारा नोट्स वगैरह देने जाने हैं, आपको डिस्क्लोजर्स वगैरह भी देने जाने हैं। जब हम फेयर प्रेजेंटेशन के हिसाब से काम कर रहे होते हैं ना, तो हम एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं अगर कहीं पर ज़रूरत है तो, ठीक है। कंप्लाइंस में ऐसा नहीं हो रहा था। ये दो हो गए हमारे, एक हो गया हमारा 800, एक हो गया 805। इसमें वो ओपिनियन वाला पॉइंट याद रखना कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते अगर वहाँ पे एडवर्स और डिस्क्लेमर है तो, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऐसे 810 में। ऐसे 810 किसकी बात करता है, तो वो बात करता है इंगेजमेंट इन टू रिपोर्ट ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आप ना एक मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना हुआ है, उसके अलावा एक दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बना रहे हो, ठीक है, दैट इज़ अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मेन में से ही हमने यहाँ पे समरी बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या कि मेन ऑडिटर कोई अलग हो और समरी वाला कोई ऑडिटर अलग हो, तो नहीं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे वो अलग नहीं हो सकता, दोनों सेम ही ऑडिटर होने चाहिए। सेम ऑडिटर है होगा तो ही वो ये वाला असाइनमेंट कर सकता है, ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो थोड़ी सी कम होगी दैन दी मेन एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। पर हाँ, बाकी जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन वगैरह है वो सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली है। जब आप यहाँ पे रिपोर्ट दोगे तो सबसे पहले आप इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करते टाइम आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखोगे। क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखोगे कि भाई जो भी अप्लाइड क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया अप्लाइड है वो मैनेजमेंट ने लगाना चाहिए वाइल प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया होता है या क्या फैक्टर्स हैं जो क्राइटेरिया को डिसाइड करते हैं। तो दे आर 4 फैक्टर्स: नेचर ऑफ द एंटिटी, पर्पस ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूज़र, and whether the criteria which we are applying that should not be misleading, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, ये 4 चीज़ों को देख के हमारा क्या है अप्लाइड क्राइटेरिया डिसाइड होगा। अब क्राइटेरिया अप्लाई डिसाइड हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप मैनेजमेंट के साथ एक अग्रीमेंट करोगे कि भाई आप प्रिपेयर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज़ पर दी अप्लाइड क्राइटेरिया। आप ऐसा बोलोगे कि जो भाई हम समरी वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, वो सब ठीक है, पर उसके साथ साथ आपको यूज़र्स को, इंटेंडेड यूज़र को आपको फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कराने विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है। और साथ के साथ आप अपना ऑडिटर का जो रिपोर्ट दोगे वो भी लगना चाहिए विद दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट कौन सा वाला, समरी ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम एक्सेप्टेंस कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज़ पर दी अप्लाइड क्राइटेरिया ही, ठीक है, मान रहे हैं। ऐसा एक MCQ है, इसके लिए वो चीज़ थोड़ा याद रखना है। इसके बाद देखो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई उन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेन वाले जो हैं वो अवेलेबल कराए या नहीं कराए। तो उसके लिए ऑडिटर को कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो देखेगा कि भाई
क्लियरली ऐसा मेंशन होना चाहिए उसके समरी वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में, ऑडिटेड रिपोर्ट में, कि वो कहाँ से और फ्रॉम होम और वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हैं। दूसरा, ट्राई करो कि वो पब्लिक रिकॉर्ड पे अवेलेबल होना चाहिए। और तीसरा, मैनेजमेंट ने कोई ना कोई प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस्टेब्लिश करा होना चाहिए, सो दैट ही कैन ऑब्टेन द एक्सेस ऑफ दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चीज़ वहाँ पे क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा में स्टेप्स आप लोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ऑडिट प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो जब आप यहाँ पे आप ऑडिट प्रोसीजर करोगे तो आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे, आप ध्यान रखोगे सबसे पहले चीज़ तो कि भाई ये जो हम बना रहे हैं इट इज़ इन समराइज्ड फॉर्म, ठीक है, समराइज नेचर में होना चाहिए। और आपको आइडेंटिफाई करने क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो। फिर दूसरा, उसके बाद आप ये देखोगे फ्रॉम होम और वेयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मेन वाले वो हो जाएंगे। आप डिस्क्लोज़ करोगे क्या अप्लाइड क्राइटेरिया है, आप ये बोलोगे कि हमने जो सब कुछ बनाया मैनेजमेंट ने वो एज़ पर अप्लाइड क्राइटेरिया ही बनाया है। देन यू विल मेक श्योर कि आप कंपेयर करोगे कि जो हमारे समरी है वो एग्री करनी चाहिए विद दी मेन जो भी हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके साथ, ठीक है। ये हम ना प्रोसेस के टाइम पे कर रहे हैं, नॉट इन दी रिपोर्ट्स, ठीक है। तो हमने एक MCQ देखा है उसमें ऐसा बोला हुआ है कि रिपोर्ट में ऐसा लिखा होना चाहिए, तो नहीं, रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए, ड्यूरिंग दी प्रोसेस हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। और जो भी आप मेक श्योर करोगे कि जो भी मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अवेलेबल होना चाहिए विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो 6-7 पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या था कि भाई समरी है, दूसरा पॉइंट ये था कि हम ऑडिट कहाँ से और कैसे मिलेंगे लिखा होना चाहिए, विदाउट डिफिकल्टी होना चाहिए, अप्लाइड क्राइटेरिया बताओ, उसको बोलो कि हमने वो फॉलो किया है। उसके बाद अग्री होना चाहिए आपका इन्फॉर्मेशन विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। तो टोटल में ऐसे 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 2 एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोल दूँगी। एक पॉइंट ये है कि भाई देखो, आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट दोगे, ठीक है, तो वो आप बाद में दोगे क्योंकि पहले मेन वाला हमारा बना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे हमने समरी बनाया होगा। तो मेन का ऑडिट रिपोर्ट पहले आ गया होगा, समरी का बाद में आया होगा। तो क्या आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसिडर करने जाओगे क्या कि जो उस वाले ऑडिट रिपोर्ट से इस वाले ऑडिट रिपोर्ट तक के बीच में होंगे? तो नहीं, आप यहाँ पे कुछ कंसिडर नहीं करने जाओगे। ये जो आपने बनाया है वो ऑन दी बेसिस ऑफ दैट मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही समरी करा है, तो आप कुछ भी सब्सिक्वेंट इवेंट कंसिडर नहीं करोगे। इसका एक क्वेश्चन भी था, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि आपने क्या करना है, आप चाहो तो कंपैरेटिव बना सकते हो और चाहो तो नहीं भी बना सकते हो। नहीं बनाओगे तो उसका इफेक्ट देख लेना, और बनाओगे तो जो रेलिवेंट ऐसे है ऐसे 710 शायद, तो वो जो लगता है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, वो आप यहाँ पे कंप्लाई करोगे कि भाई वो वाला ऐसे क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। देन इसके बाद हमारी बात आती है रिपोर्ट्स के लिए, ठीक है। रिपोर्ट सबसे पहले नॉर्मल चीज़ें डिस्कस करते हैं। टाइटल दोगे, एड्रेस ही दोगे, उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दोगे, उसमें बताओगे कि कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, देन उनका ऑडिटेड वो कहाँ से बनाए गए हैं, कौन सा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आप ये भी बोलोगे कि ये जो है ना वो सब्सटीट्यूट नहीं है ऑफ दी फॉर रीडिंग दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे, आप अपना बताओगे कि हमने ओपिनियन दिया है एज़ पर ऐसे 810 दिया है। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे EOM पैराग्राफ्स और OM पैराग्राफ डाल सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं आता है, ये MCQ में एक पॉइंट है तो उसके लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो आप EOM OM डाल सकते हो, पर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं डालोगे। डेट ऑफ रिपोर्ट डालोगे, सिग्नेचर डालोगे एंड प्लेस डालोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपिनियन देना है। अब जब आप ओपिनियन देना चाहोगे तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। कब? जब आप देखोगे कि आपके जो समरी तो बनाई है यहाँ पे और क्या किया है, तो आप देखोगे कि जो आपकी समरी है ना वो आपके मेन वाले जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके जो भी अप्लाइड क्राइटेरिया है उसके साथ मैच कर रही है, ठीक है, इन ऑल दी मटेरियल आस्पेक्ट। तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, ठीक है। पर कुछ कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। अब वही सेम कि भाई मेन में कुछ हो रखा है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा। तो अभी मान के चलो जो मेन वाला जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है। तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे मेंशन करने जाओगे, ठीक है, अपने वाले ऑडिट रिपोर्ट में, समरी वाले में भी लिखोगे कि भाई जो आपका रिपोर्ट है उसमें आपने लिखा कि भाई जो मेरा मेन ऑडिटेड रिपोर्ट है उसमें क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन है और क्यों दिया गया था और उसका क्या इफेक्ट आएगा ये इस पर, ठीक है। आप ये चीज़ लिखने जाओगे। इसके बाद सेकेंड चीज़, मान के चलो जो मेन ऑडिटेड रिपोर्ट है ना उसमें एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। अगर ऐसा है ना तो आपको यहाँ पे ओपिनियन देना ही नहीं है। याद रखना 805 में बोला था ओपिनियन दे सकते हो अगर वो 3 कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे कि लॉ ने मना नहीं किया है, मेन पोर्शन नहीं है, वो सारी चीज़ें, यहाँ पे आपको ओपिनियन देना ही नहीं है। तो दैट इज़ अ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप बेसिस बताओगे कि वहाँ पे बेसिस क्यों दिया हुआ है, एडवर्स और डिस्क्लेमर वो सब, क्योंकि वहाँ पे एडवर्स डिस्क्लेमर है तो यहाँ पे आप ओपिनियन नहीं दोगे, ठीक है।
देन इसके बाद यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन कब जाएगा, तो जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो एज़ पर दी अप्लाइड क्राइटेरिया मैनेजमेंट ने नहीं बनाया, आपने बोला फिर भी, तो भी आप क्या कर सकते हो, तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन देने जाओगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा में पॉइंट है। एक पॉइंट है कि भाई मान के चलो जो एंटिटी है ना उसने आपसे ऑडिटेड ये समरी वाले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनवाए, रिपोर्ट वगैरह सब ली, ठीक है, पर जब वो रिपोर्ट इशू कर रही है ना तो उसमें आपके ऑडिटर्स की रिपोर्ट नहीं लगा रही है, तो ये तो गलत है। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट से कि भाई वो ऑडिटर रिपोर्ट भी लगाए, और अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं करती है तो आप अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। दैट इज़ द फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या हो रहा है कि आपसे ना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाए ही नहीं, ठीक है, पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई आपने बनाया, तो ये तो गलत है, आपको इनअप्रोप्रिएटली रेफ़र किया जा रहा है। तो उसके केस में आप क्या करोगे, आप क्लियरली अपने ऑडिट रिपोर्ट में, मेन वाले ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा रेफरेंस दोगे कि भाई ये मैंने नहीं कि ये जो रेफरेंस दोगे कि मैंने ऐसा कोई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाया। दूसरा, आप ये स्टेटमेंट दोगे कि भाई आपकी किसी भी मतलब जब आप लिखने जाओगे ना तो आपके वहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने रिपोर्ट किया है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो 2 चीज़ हो गई, पहला लिखने जाओगे रेफरेंस दोगे कि भाई जो बनाया गया है वो मैंने मेन बनाया, ये नहीं कराया। और दूसरा, आपके स्टेटमेंट से ऐसा क्लियरली दिखना चाहिए कि भाई मैंने नहीं बनाया, कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट करा है, ठीक है। और दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो उसके केस में आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे और उनको बोलोगे कि भाई जो भी फिर अगर वो नहीं मानते तो आप एक्शन लोगे, ऐसा, ठीक है। ये हमारे हो गए तीनों ऐसे 800, 805 एंड 810। तीनों किसके लिए बात कर रहे हैं, तो तीनों बात कर रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप स्पेशल कंसिडरेशन ले रहे हो, कुछ ऑडिट हो रही है कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के बेस पे।